हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर रही हूं और वो TGT PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए हैं। और वैसे हिंदी साहित्य किसी भी स्टेट का जो टेट होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे राजस्थान का कोई टेट हो। ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहाँ पर भी जिस किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे TGT PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के कि मैम जो हिंदी साहित्य आप शुरुआत करें, हिंदी साहित्य के लिए आप बुक बताएं। तो बेटा मैंने एक वीडियो भी बना दी थी, जितनी मेरे पास बुक थी सभी की। अगर फिर भी उसका लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके पास लिंक शेयर कर दूंगी। एक एक बुक से मैंने बता दिया था आपको कि किस बुक में किस तरीके का कंटेंट है। तो दोस्तों आज जो मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और ये टॉपिक जो मैं शुरुआत कर रही हूँ ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है जिसने आज तक कोई TGT PGT एस्टेट किसी यानी कि कोई भी टेट नहीं दिया है या कोई तैयारी नहीं की है, तो उन कैंडिडेट के लिए जो हिंदी भाषा के हिंदी के स्टूडेंट हैं और हिंदी के जो प्रिपरेशन है अभी तक उन्होंने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की नहीं की है, तो वो इस बुक से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की बताई थी, जो अशोक तिवारी की पुस्तक है, उससे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। लेकिन इसमें भी मुझे ये कंटेंट मिला। उसमें क्या है कि जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ है उसमें यही कंटेंट आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है, इसमें भी आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं छूटेगा। और इसमें एक लीनियर तरीके से दिए गए हैं, एक रेखीय प्रश्न दिए गए हैं। तो हर लाइन में आपका प्रश्न बनता है, आप समझते जाइए और यहाँ से पढ़ते जाए। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। और यहीं से मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। TGT PGT एस्टेट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो वहाँ पर भी मैंने हिंदी साहित्य की सारी वीडियो डाल रखी हैं। तो इस पुस्तक से आज मैं शुरुआत कर रही हूँ और क्लास नंबर 1 रहने वाली है। आप सभी के कमेंट पर ही मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप सभी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा तो मैं हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा पाऊँगी। तो आप ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि ये हमारे साहित्य यानी कि हिंदी का जो लिटरेचर है उसका इतिहास कहाँ से लिखा जाने लगा। जैसे हर चीज़ का इतिहास होता है, मानव का भी इतिहास है, हिस्ट्री में भी हम इतिहास वो पढ़ते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन से युग में क्या क्या चीज़ें आई। ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी का जो साहित्य है उसका अपना इतिहास है। कि और साहित्य क्या होता है कि बहुत सारी रचनाएं जो विभिन्न कवियों के द्वारा लिखी जाती हैं, फिर उन्हें काल क्रम के हिसाब से और कवियों के परिचय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने एक ही जगह पर संकलित करता है तो वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक कहलाती है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कहलाता है। तो हिंदी साहित्य की जो रचनाएं थी जो आदिकाल से लिखी जा रही थी, आदिकाल से पहले लिखी जा रही थी, वो इतर तितर इधर उधर थी। इन सभी को संकलित करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। इन सभी को संकलित किया तो शुरुआत में जो कवि लेखक आए उन्होंने ऐसे इकट्ठा कर दिया, कोई उर्दू का, कोई हिंदी का कवि। किसी ने तो कवियों का नाम वर्ण के हिसाब से लिखकर अपना इतिहास लिखा, किसी ने कालक्रम के हिसाब से कवियों को बांटा। तो ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, और किस किस ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ से 1-2 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। अब हिंदी साहित्य में आपको पता है कि हिंदी में जो भी पहले रचनाएं लिखी जाती थी या कृतियां लिखी जाती थी
वो पद्य में लिखी जाती थी। दो शब्द हमारे पास आते हैं, एक पद्य और एक गद्य। तो पहले शुरुआत में जो हिंदी में रचनाएं लिखी जाती थी वो पद्य की फॉर्म में लिखी जाती थी। पद्य का मतलब होता है जैसे आप कविता के तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुभूति की प्रधानता होती है, जो लेखक ने अनुभव किया वही उन्होंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एक गद्य रचनाएं होती हैं। तो गद्य रचनाओं के अंदर हम जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज वगैरह ले लेते हैं। इनमें क्या होते हैं कि यहाँ पर विचारों की प्रधानता होती है, विचारों का विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है और फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है या कोई शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारी गद्य रचनाएं कहलाती हैं। तो दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि रीति काल तक तो पद्य रचनाएं होती रही, लेकिन कुछ एक रचनाएं हैं जो गद्य का आदि काल में भी गद्य के रूप में लिखी गई थी, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन गद्य पाठ जो है एक तरीके से जो विस्तार रूप लेता है वो आधुनिक काल में लेता है। तो इससे पहले पद्यात्मक रचनाएं हैं। तो अब शुरुआत करती हूँ मैं इस टॉपिक की, और आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को आप जितने व्यूज़ हैं उतने ही इस वीडियो के लाइक होने चाहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है सबसे पहले गार्सा देतासी ने किया। ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला इन्होंने प्रयास किया था। किसने? एक विद्वान थे, फ्रेंच के ये विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी विडंबना है कि हिंदी का इतिहास जो है हिंदी में नहीं लिखा गया था शुरू में, वो फ्रेंच भाषा में लिखा, और इस विद्वान का नाम था गार्सा दे तासी। और गार्सा दे तासी ने जो साहित्य इतिहास लिखा, यानी कि उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसका था। अब यहाँ पर दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि पहला जो इतिहास है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गार्सा दे तासी ने लिखा। क्या नाम था उनकी रचना का? इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। अब कोई ऐसी पुस्तक भी आएगी जो हिंदी में लिखी गई, तो वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक हो गई। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये हिंदी साहित्य इतिहास का जब सूत्रपात हुआ या लिखना शुरू हुआ, या सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो गार्सा दे तासी ने किया। फिर से तीन प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। और जो गार्सा दे तासी की इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी वो दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रम से 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यानी कि जो गार्सा दे तासी की पुस्तक थी वो पहला भाग जो है 1839 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अब इस ग्रंथ के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ से आपके किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अभी तक जो मैंने पॉइंट बताए ये सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको साथ साथ अपना एक रजिस्टर ले लेना है, एक पेन ले लेना है, और फिर क्लास के हिसाब से आप अपना, या टॉपिक के हिसाब से आप अपना लिखते चले जाएं, सारी बातों को नोट डाउन करते जाएं। और जब मैं कल क्लास नंबर 2 डालूँ तो पहले का भी आप थोड़ा सा रिविज़न कर लें। ये जो ग्रंथ है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। देखो, ये इंडिया में नहीं लिखा गया था, ये कहाँ पर मुद्रित किया गया था? पेरिस में, यानी कि पेरिस में लिखा गया था ये। तो ये प्रश्न आपसे कहीं पर भी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसे ले सकते हैं। इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। यानी कि द्वितीय जो संस्करण था 1847 में जो प्रकाशित हुआ वो 3 भागों में नहीं, उसका पहला जो संस्करण था वो तो 2 भागों में था, और जो द्वितीय संस्करण आया उसके बाद 47 के बाद वो 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। पहला 1839, इस ये 2 भागों में था 1847, और जो दूसरा संस्करण आया, द्वितीय एडिशन आया, उसका सेकंड एडिशन, वो 3 भागों में विभक्त था, जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ। ये पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, गार्सा दे तासी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, तो हिंदी साहित्य में उन्होंने उस पुस्तक में किन किन कवियों को स्थान दिया, कितने कवि थे, उर्दू के थे या हिंदी के थे,
किस तरीके के कवि थे ये देखो। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम दिया, यानी कि अंग्रेजी के वर्ण जो है ए से लेकर जेड पर ख़त्म होते हैं। तो पहले ए नाम से जो कवि आते थे उनको लिया, फिर उसके बाद बी नाम से जो कवि आते थे उनके बारे में बताया, फिर सी नाम से जो कवि थे उनके बारे में बताया। तो इन्होंने अंग्रेजी के जो वर्णानुक्रम दिया था, ठीक है। और उसमें कवि कौन कौन से, हिंदी के भी थे और कुछ कवि कैसे थे, उर्दू के भी थे। गारशद तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि थे। उस जो लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान में कितने कवि थे, 738 कवि थे, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के थे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखने चाहिए। अब इसी के साथ डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाशरने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। जो लिस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये जो रचना थी तासी की, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया किसने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने। हिंदी साहित्य और किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और कब प्रकाशित हुआ, 1952 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तासी की पुस्तक इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो ये अर्थ बताए कि एंदुई का क्या अर्थ है, मतलब हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदुस्तानी। ये दोनों उर्दू के अर्थ हैं और ये दोनों उर्दू के अर्थ थे, और इनका यहाँ पर मतलब बताया कि उर्दू के ये अर्थ किस अर्थ में, उर्दू के शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुए थे। तो ये तो अंडरस्टैंड वाली बात है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित काव्य भाषा संग्रह है। अब देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये 2 पॉइंट है ना, आपको ये दोनों जो पॉइंट है ये आपको शायद ही किसी किताब में मिलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको शिव सिंह सेंगर मिलेगा। लेकिन जब आप एक बार तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से करें, डीप तैयारी करें, कोई पॉइंट ना छोड़ें, ताकि टीजीटी पीजीटी एसटेट से लेकर आप यूजीसी नेट तक अपना क्वालिफाई कर सकें। तो यूजीसी नेट वालों के लिए भी ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने टीजीटी पीजीटी एसटेट वालों के लिए। फिर क्या था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, इसने महेश दत्त शुक्ल ने लिखा हिंदी भाषा में। गारशद तासी ने तो फ्रेंच में लिखा था। और काव्य, इसको नाम क्या दिया, भाषा काव्य संग्रह नाम दिया। तो भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, 1873 में। किसने करवाया, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था। मतलब जो महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह लिखा वो 1873 में नवल किशोर प्रेस, ये कहाँ से थी, लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था। तो 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। दूसरा, हमने सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रयास पहला किसने किया था, गारशद तासी ने। दूसरा महत्वपूर्ण आता है शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो दूसरा इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक थी उसका नाम था शिव सिंह सरोज। ठीक है, ये दूसरे नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, 1883 में। तो पहला कौन सा था, गारशद तासी का एस्तवार देला एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, उसके बाद शिव सिंह सरोज ने लिखा, शिव सिंह सरोज की पुस्तक का नाम था, नहीं, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, इसकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, और ये 1883 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था। उसके बाद इसी की इम्पोर्टेंट बात आती है
कि शिव सिंह सरोज जो पुस्तक थी, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई, इसमें एक सहस्त्र यानी कि 838 कवि भाषा कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। देखो, इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वर्णानुक्रम था या फिर किस हिसाब से इन्होंने दिया। जो कवि थे, इतने सारे कवि थे कि पहले किस कवि को स्थान दिया, दूसरे नंबर पर किस कवि को स्थान दिया, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बताया है। तो इन्होंने क्या किया, भाषा कवियों का जी यानी कि भाषा के जितने भी कवि थे उनका जीवन चरित्र लिखा इन्होंने, और उनकी जो कविताएं थी उनके उदाहरण दिए। एक तरीके से इन्होंने सभी कवियों को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लिया था। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न सबसे पहला ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ था वो 1883 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा जो ग्रंथ आता है वो है ग्रियर्सन का, और ये 1888 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से आपको लिखते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना है। तो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ये तीसरा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ग्रंथ आया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको करवाती जाऊंगी। इसकी 2 वीडियो बने या 3 बने, या वो आप अपना देखते जाना। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया, तो गारशा दत्तासी ने किया। अगर इतिहास के दृष्टिकोण से हम कहें कि पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। ग्रियर्सन ने इसमें कितने कवियों को शामिल किया, तो 952 कवियों को शामिल किया। लगभग आपको 1000 कवि भी देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। अब देखो ध्यान से, तीसरे नंबर पर ग्रियर्सन ने 1888 में एक तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका अनुवाद किया किसने, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये पूछा जाता है ये प्रश्न। और हिंदी में अनुवाद किया, किसका किया, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक, जो कि 1888 में ग्रियर्सन ने लिखी थी। ग्रियर्सन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसे आप नोट डाउन करते चले। उसके बाद है, ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। अभी मैं आपको सारी बात आगे बताऊंगी कि आगे आने वाले कवि जो है हिंदी साहित्य की जो पुस्तक लिखी तो वो इतने फेमस क्यों हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ग्रियर्सन ने क्या किया कि इसमें जो भी कवि थे और जो लेखक थे सभी को काल क्रम के अनुसार वर्गीकृत किया। पहले तो गारशा दत्तासी ने तो वर्णानुक्रम किया था अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे कि मान लो एक लेखक का नाम सरला है, एक का सोनू है, एक का मतलब ये तो सारे से ही हो गया, एक का मान लो अशोक है किसी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले जो कवि आएगा कालक्रम के अनुसार, इसका कालक्रम इसका अलग है, इसका अलग है। तो इन्होंने तो ग्रियर्सन ने तो कालक्रम के हिसाब से लिया, ठीक है, लेकिन जो गारशा दत्तासी था उसने अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिया। जैसे अशोक पहले आएगा, एस वाले बाद में आएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे कि इसकी समय सीमा 1000 के आसपास है, इसकी 1008 है और इसकी है 1839। तो सबसे पहले कौन से आएंगे, 1000 वाला आएगा, फिर 1008 वाला, फिर 1839 वाला। इस तरीके से काल कर्मानुसार इन्होंने वर्गीकरण किया। ये तो है नहीं कि सारे कवि एक ही साथ आ गए थे, कोई 1839 में रचना लिख रहा है, कोई 1895 में लिखी है, अलग अलग सब रचनाएं लिखते हैं। तो इन्होंने काल कर्मानुसार वर्गीकृत किया सभी कवियों को, और साथ ही जो उस काल की प्रवृत्तियां थी उनका भी स्पष्ट किया। इस प्रवृत्ति का मतलब आप समझे, जैसे कि रीति काल की अलग प्रवृत्तियां थी। रीति काल में क्या था कि कुछ ग्रंथ लिखे जा रहे थे जो संस्कृत निष्ठ थे, लाक्षणिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे।
और उससे पहले भक्ति काल में देखें तो राम काव्य कृष्ण काव्य पर ही जो ज़्यादा लिखे जा रहे थे, और आदि काल की बात करें तो इसमें जो कवि थे वो अलग ही तरीके की रचनाएं लिख रहे थे। तो हर काल की क्या है, अपने आप में प्रवृत्तियां हैं। जैसे आदि काल के अंदर जो ऐतिहासिक जो घटनाएं थी वो ज़्यादा थी उन रचनाओं में, है ना, और उसमें जो थे प्रामाणिकता का संदेह था ज़्यादातर, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे उन रचनाओं में। तो ये क्या कहलाती है, उस काल की प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो ग्रियर्सन ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, वो 1888 में जो लिखा उसमें सभी कवियों को काल क्रम के अनुसार विभाजित किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया कि किस काल में, किस कवि के काल में कौन सी प्रवृत्ति थी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। इस पॉइंटों को आप समझे, जैसे आदिकाल की मैंने प्रवृत्तियां कौन कौन सी बताई, जैसे ऐतिहासिक रचनाएं लिखी गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, तो ये प्रवृत्तियां थी। अब आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं तो कोई ना कोई उनका सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी उस समय समाज में, सांस्कृतिक का मतलब है कि जो जिस समय का वर्णन लेखक कर रहा है तो उस समाज, उस वातावरण का, उस समय की कुछ घटनाएं भी उसके साथ अपने आप आ जाती हैं। तो इनमें प्रेरणा, इनका भी उद्घाटन किया गया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। काल विशेष मतलब उस समय विशेष का सूचक है। तो ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। उसके बाद और है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। यानी कि जो संस्कृत प्राकृत थी उससे अलग अलग किया, अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू थी, हम उर्दू के शब्द है ना समझ नहीं पाते हैं कि वो अरबी का है या फारसी का है, तो उससे उन्होंने क्या किया, भाषा की दृष्टि से भी ऐसे शब्दों को क्या किया, इन्होंने अलग अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में हुआ। अब हिंदी साहित्य शुरू में लिखा गया तो धीरे धीरे वो अपना विकास तो पकड़ेगा, उसकी स्पीड तो तेज होगी ही होगी। तो उसका निर्धारण कैसे हुआ, पहले चारण काव्य। तो ये बातें कहीं भी प्रश्न में नहीं पूछी जाती, ये भी नहीं पूछी जाती, ये भी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको ग्रियर्सन बताया। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है, तो यहाँ तक अब बात पहुँच गई। हम 1839 की बात कर रहे थे, 1888 पे फिर ग्रियर्सन का है, तो लगभग जो है 19वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्या था कि जो 16वीं 17वीं शताब्दी थी ना, आपको भक्ति काल का समय पता होगा, जैसे कि 1050 से लेकर 1375 आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। 1375 से 1700 ईस्वी तक जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। 1700 से 1900 तक जो है रीति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल ये था, यहाँ पर बात कर रही हैं। तो इस पॉइंट को देखें, 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो युग था वो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि भक्ति काल को स्वर्ण युग माना किसने, ग्रियर्सन ने माना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का कौन सा काल था जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब देखो 3 रचनाएं आ चुकी है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की। पहला गार्शद दासी, दूसरा शिव सिंह सेंगर और तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद आता है मिश्र बंधुओं का। और अब ये मिश्र बंधुओं का जो है ये तो मैं पूरा ही करवा देती हूँ। तो 4 पढ़ लेते हैं, 4 और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अगले चौथे नंबर पर आता है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो है मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी मिश्र बंधु विनोद के नाम से। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मैं बताऊंगी आपको कैसा पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। यानी कि मिश्र बंधु, अब मिश्र बंधुओं में कौन लोग थे, ये लोग इकट्ठे थे और इन्होंने मिलकर एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास की। उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अब मिश्र बंधुओं में कौन थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं था। 3 नाम ये दे देंगे और एक अलग से दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो मैंने कर रखा था गणेश, श्याम और सुख,
ये 3 याद रखते थे और बिहारी सभी के साथ लगा हुआ है। तो मिश्र बंधुओं में 3 नाम प्रमुख थे। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी जो मिश्र बंधुओं ने लिखी वो 4 भागों में विभक्त है, जिसकी प्रथम 3 भाग का प्रकाशन तो 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग का 1934 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखें। चौथा जो हिंदी साहित्य की इतिहास पुस्तक लिखी वो मिश्र बंधुओं ने लिखी। किस नाम से लिखी? मिश्र बंधु विनोद से लिखी। ये कितने भागों में थी? ये 4 भागों में विभक्त थी। जो प्रथम 3 भाग थे वे 1913 में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ। और मिश्र बंधु विनोद में अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कवियों को स्थान दिया। तो मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का क्या मिलता है? जीवन वृत्त मिलता है। जीवन के बारे, जीवन साहित्य पढ़ते हैं ना ऐसे, और इसको लगभग 5000 कवि भी आप कह सकते हैं। अधिकतर किताबों में आपको 5000 कवि लिखा मिलेगा। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया, यानी कि जो अभी तक कवि सामने नहीं आए थे, कुछ अज्ञात कवि थे, उनको सामने लेकर आए। कौन? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का स्थान सबसे सर्वोच्च है। अभी हम 4 ही पढ़े, अभी हम अगला भी पढ़ेंगे कि अगला जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। किस नाम से लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। आगे दे रखा है ये। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखें, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। और किस नाम से हुआ था शुरू में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। देखो ये कहाँ प्रकाशित हुआ, कौन सी, किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी एक सभा थी, सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। ये सारी बात याद रखें। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को क्या किया? शामिल किया। अब जो और बाकी बच गया वो मैं दूसरी वीडियो में आपको करवाऊंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरुआत हो जाती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आपको क्या करना है, ये पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। बस इसमें आप अध्याय पढ़ने के बाद आपको अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं वो नहीं दिए गए हैं इसमें। ठीक है, धन्यवाद।